नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। जनवरी 2022 के कंटेंट से हमने शुरुआत की थी और वहां से चलते हुए दिसंबर 2022 के कंटेंट में आज ये आखिरी क्लास है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, खेल एवं खिलाड़ी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है आपके हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 18 साल बाद राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया राजस्थान ने? तो इसका उत्तर है ए, हरियाणा को हराया। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और राजस्थान की टीम ने हरियाणा को हराते हुए स्वर्ण पदक जीता और ऐसा करने में 18 साल बाद राजस्थान की टीम सफल हो पाई। अगला क्वेश्चन है, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन है आपके 6, 9, 6 या 21। एक और बात, कल वाली क्लास में बहुत सारे लोगों ने कुछ अपने डाउट्स पूछे हैं, तो वो जो भी कमेंट्स में आप लोगों ने डाउट्स पूछे हैं उनको क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कुल कितने पदक जीते? 6, 9, 6 या 21? अच्छा, ये तो ऑप्शन ही इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 6 नहीं, 6 वाले 2 ऑप्शन हो गए। ये होगा 8, 6, 9, 8 या 21। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है 21। 6 जीते स्वर्ण पदक, 9 जीते रजत पदक और जो कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल हैं वो भी कितने जीते थे? तो वो भी 6। इस तरह से कुल कितने थे? 6, 9 और 6, कुल मिला के कितने जीते गए? 21। इसमें जो कबड्डी की पुरुष टीम थी, कबड्डी में पुरुष टीम थी जो, ये रही विजेता और कबड्डी में ही जो महिला टीम थी ये रही उप विजेता। ये दोनों साइन तो आप समझते ही हैं, ये पुरुष और ये महिला साइन। तो कबड्डी की पुरुष वर्ग की जो टीम थी वो विजेता रही राजस्थान पुलिस की, और कबड्डी की महिला वर्ग की जो टीम थी राजस्थान पुलिस की वो उपविजेता रही। कुल मिलाकर कुल कितने पदक जीते? 21, जिसमें से 6 स्वर्ण, 9 रजत और बाकी के 6 कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वन लाइनर है, या तो आपको उनका आंसर आता होगा या नहीं आता होगा, यानी कि इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। राज्य स्तरीय बॉल चैंपियनशिप, ये बॉल नहीं, ये है राज्य स्तरीय रोल बॉल चैंपियनशिप, एक शब्द यहाँ मिसिंग है। तो राज्य स्तरीय रोल बॉल चैंपियनशिप 2022 के दौरान अंडर 14 वर्ग के बालक बालिकाओं के सभी 4 मुकाबलों में किस जिले ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? सीकर, जयपुर, झुंझुनू या हनुमानगढ़। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी और गलती है, इसमें अंडर 14 वर्ग और इसी के साथ अंडर 14 वर्ग और अंडर 17 वर्ग, तभी 4 मुकाबले होंगे। अंडर 14 और अंडर 17 वर्ग के बालक बालिकाओं के सभी 4 मुकाबलों में 2 मुकाबले हुए। अंडर 14 में 2 मुकाबले कैसे? एक बालक वर्ग, एक बालिका वर्ग। ऐसे ही अंडर 17 के 2 मुकाबले, एक बालक वर्ग और एक बालिका वर्ग। तो कुल मिला के ये जो 4 मुकाबले हुए, चारों में स्वर्ण जो जीता एक ही जिले की टीम ने जीता। अब वो कौन सा जिला है वो आपको बताना है, सीकर, जयपुर, झुंझुनू या हनुमानगढ़। इस खेल का यानी कि राज्य स्तरीय रोल बॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन तो हुआ था सीकर में, और टीम जो 4 मेडल जीती वो कौन थी? जयपुर। जयपुर की टीम ने अंडर 14 में भी बालक और बालिका वर्ग दोनों में गोल्ड जीता और अंडर 17 में भी बालक और बालिका वर्ग दोनों में गोल्ड
जीता। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन है शैलेश कुमार, जिन्हें हाल ही में अंडर 18 भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया, का संबंध किस जिले से है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या झुंझुनू? तो शैलेश कुमार, जानकारियां क्या क्या दी गई हैं? अंडर 18 भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम का इनको कोच नियुक्त किया गया है, जिनका संबंध कहां से है, किस जिले से है? तो झुंझुनू। झुंझुनू में भी कहां से? झुंझुनू के पिलानी से। झुंझुनू के पिलानी से इसका संबंध है। शैलेश कुमार, जिनको अंडर 18 भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? जम्मू में आयोजित नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजन कहां हुआ? जम्मू में। स्वर्ण पदक जीतने वाली संगीता जाट का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। एक तो संगीता जाट के बारे में बताया गया है कि किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। कौन सा मेडल जीता है उन्होंने? स्वर्ण पदक। कहाँ आयोजित हुआ? तो जम्मू में। अब आपसे पूछा गया है किस खेल की खिलाड़ी हैं, ये क्वेश्चन भी एक तरह से एक जोक ही है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप और यहाँ भी क्या आ गया? वॉलीबॉल ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से ना देखें, बाकी सारी जानकारी इसमें याद रख लें कि संगीता जाट, इन्होंने गोल्ड जीता किसमें? जम्मू में आयोजित हुई जो कौन सी प्रतियोगिता? नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। तो बाकी चीजें इसमें ना रखें। एक चीज ये, दरअसल किस खेल के बजाय यहाँ लिखना चाहिए था इनका संबंध किस जिले से है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत फ्रेम हुआ है, इनका संबंध किस जिले से है। तो चलो क्वेश्चन ऐसे रख लेते हैं, मैं ये सारे हटा देता हूँ, ऑप्शन आपको दे देता हूँ। जयपुर, अजमेर, कोटा या राजसमंद। तो अब आपको इसका उत्तर बताना है कि जम्मू में आयोजित हुआ खेल क्या? नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, जिसमें स्वर्ण पदक जीता किसने? संगीता जाट ने। अब पूछा गया है कि इनका संबंध किस जिले से है। ये यहाँ खेल गलत टाइप हो गया, इस पे ध्यान ना दें। तो जयपुर, अजमेर, कोटा या राजसमंद, किस से संबंधित है इसका? इनका तो यही आंसर है, यानी कि डी, राजसमंद। राजसमंद से ही इनका संबंध है संगीता जाट। अगला क्वेश्चन, स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चुनी गई महक शर्मा का संबंध किस जिले से है? इसी तरह का वो क्वेश्चन होना चाहिए था, किस जिले से है, उसमें लिख गया गलती से किस खेल से। तो स्पेन में आयोजित हुआ कौन सा टूर्नामेंट? यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और इसके लिए कौन चुनी गई? महक शर्मा। अब इनका संबंध पूछा गया है किस जिले से है, तो कोटा, जयपुर, उदयपुर या अजमेर। तो इसका उत्तर है कोटा। कोटा से संबंधित है कौन? महक शर्मा। और खेल कौन सा है? तो यहाँ लिखा हुआ है बॉक्सिंग इनका खेल है। स्पेन में आयोजित होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चुनी गई है। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी असम में आयोजित 22वीं नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में 7 पदक जीतने वाली सगी बहनें, कौन कौन सी सगी बहनें हैं? पूरन और निर्मला। इनका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है जोधपुर, चूरू, बीकानेर या हनुमानगढ़। इसका उत्तर क्या है? जोधपुर। जोधपुर के तिवरी, और गांव कौन सा है इनका? बिंजवाड़िया। दोनों सगी बहनें हैं और दोनों ने कुल मिला के 7 पदक जीते। खेल क्या है इनका? स्विमिंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय अंडर 17 हॉकी टीम में चुने गए लून सिंह भाटी का संबंध किस स्थान से है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर। तो लून सिंह भाटी का संबंध है बाड़मेर से। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन सीधे हैं, यानी कि या तो आपको जिला पूछा गया है या उनका खेल पूछा गया है, तो इसमें एक्सप्लेन करने को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, यानी कि सीधा सीधा आपको टिक लगाना है। इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में इनमें से किस शहर के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया? जोधपुर, उदयपुर, कोटा या अजमेर।
ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दरअसल बजट 2022-23 की घोषणा है, इसमें इसकी घोषणा की गई थी। और इसके लिए कितना बजट निर्धारित किया गया था? इसके लिए बजट निर्धारित किया गया था कितना? 15 करोड़ रुपए। घोषणा की गई थी कि अब स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स है वो खोला जाएगा, ये घोषणा की गई थी बजट में। बजट आया था फरवरी 2022 को, 24 फरवरी 2022। घोषणा की गई थी कि 23 फरवरी 2022 की बजट के दिन घोषणा की गई थी कि 15 करोड़ की लागत से ये कॉम्प्लेक्स खोला जाएगा। घोषणा की गई थी कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर में। और अभी हाल ही में इसका शिलान्यास भी कर दिया गया है। शिलान्यास और लोकार्पण का फर्क भी आप समझते होंगे। शिलान्यास यानी कि पहली शिला का, यानी कि पहले पत्थर का रखा जाना, या जिसे आप कह सकते हैं कि नींव रखा जाना। और लोकार्पण जब कोई भी चीज बन के तैयार है, अब उसको पब्लिक के लिए समर्पित, यानी कि उद्घाटन उसका कर दिया गया, वो लोकार्पण। तो कहाँ? जोधपुर। और जोधपुर के किस महाविद्यालय में? तो शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में इसका शिलान्यास किया गया। और आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है? 66वीं राज्य स्तरीय अंडर 17 छात्र हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? टोंक, जैसलमेर, बीकानेर या श्रीगंगानगर? कौन सी प्रतियोगिता? 66वीं अंडर 17 छात्र हॉकी प्रतियोगिता। ये किया गया कहाँ? टोंक। टोंक की कौन सी जगह? तो लावा ग्राम पंचायत। ये समाप्त हुआ खेल खिलाड़ी वाला पोर्शन। अब जो कल की क्लास थी एक बार उसका रिवीजन हम कर लेते हैं, जैसे कि हमारा पैटर्न है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कल कि निम्नलिखित में से किसे सिल्वर मीनाकारी हेतु वर्ष 2019 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया? गुलाब सिंह, मोहम्मद रफीक, कमल किशोर सोनी या श्यामलता गहलोत? मैंने आपको बताया था राजस्थान के कुल 14 व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें 3 वर्षों के इंक्लूड थे, 2019, 2018 और 2017। तीनों मिला के कुल 14 लोग थे, जिनमें श्यामलता गहलोत को किस कैटेगरी में? कोफ्तगिरी के लिए, कमल किशोर सोनी को बोन कार्विंग के लिए, मोहम्मद रफीक को टाई एंड डाई के लिए, और सिल्वर मीनाकारी के लिए किसको? गुलाब सिंह को यह अवार्ड दिया गया। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त करने वाले हस्तशिल्पी तथा उनसे संबंधित हस्तकला का कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? इधर हस्तशिल्पी का नाम दिया गया है, उधर हस्तकला का नाम दिया गया है। तो द्वारिका प्रसाद शर्मा, मैंने बताया था द्वारका शुद्ध ऐसे लिखते हैं, द्वारिका प्रसाद शर्मा इनका हस्तकला लकड़ी पर पेंटिंग, ये सही मैच है। फिर है नेहा भाटिया और धर्मेंद्र भल्ला, इनका कुंदन जड़ाई, तो ये भी सही मैच है। फिर है सुनीता शर्मा और सांची कला पेपर पर, ये भी सही मैच है। तो गलत क्या है? प्रेम देवी सोनावा थेवा कला। थेवा कला के क्षेत्र में किनको मिला था? तो वो मिला था सुनील सोनी। और प्रेम देवी सोनावा इनको किस में मिला था? तो इनको मिला हैंड ब्लॉक पेंटिंग में। अगला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किसे निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? रेखा ठाकुर, नियाज अहमद, रमेश बोहरा या तोलाराम मेघवाल? तो यहाँ तो इन चारों के क्षेत्र लिखे हुए हैं। जैसे रेखा ठाकुर का संबंध किससे है? कथक नृत्य से। नियाज अहमद सितार वादन से। रमेश बोहरा ये रंगमंच से। और तोलाराम मेघवाल ये कठपुतली कला से। उत्तर क्या था इसका? रमेश बोहरा। इन चारों में कॉमन बात क्या है? कौन कौन चारों? रेखा ठाकुर, नियाज अहमद, रमेश बोहरा, तोलाराम मेघवाल। इनको राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी 2022 का भी अवार्ड दिया गया। राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 12, 6 और 5, यानी कि 12 तो किनको जो अकेडमी अवार्ड है, 6 युवा वर्ग में और 5 बाल प्रतिभाओं को अवार्ड दिए गए। गौरी शंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? दिनेश कुमार सोनी, डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी या ओम प्रकाश जांगिड़? तो ये दिया गया डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित। और इनकी कृति का नाम क्या है? राजस्थानी साहित्य रिसोरम। और जो डॉक्टर फतेह सिंह भाटी है, इनकी कृति क्या है? उमादे। और इसके लिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? ये दिया गया जयपुर साहित्य सम्मान। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन क्या था कि शिल्प गुरु पुरस्कार प्राप्त करने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध मिनिएचर पेंटिंग से नहीं है? आशाराम मेघवाल, गोपाल प्रसाद शर्मा, मोहनलाल सोनी या विनोद कुमार सोनी? तो मैंने बताया ये तीनों को अलग अलग ईयर का अवार्ड दिया गया। कौन सा? शिल्प गुरु सम्मान। 2019 का ओम प्रकाश मेघवाल, 2018 का गोपाल प्रसाद शर्मा, मोहनलाल सोनी को 2017 का। और जो लास्ट ऑप्शन है यानी कि विनोद कुमार जांगिड़, इनको किस क्षेत्र में? तो चंदन की लकड़ी पर कलाकारी करने के लिए इनको दिया गया।
और 5वें जो बचे इसमें वो है मोहनलाल शर्मा। इस तरह से कुल 5 लोगों को, राजस्थान के 5 लोगों को ये सम्मान दिया गया। कौन सा? शिल्प गुरु पुरस्कार। अगला क्वेश्चन क्या था? ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो राजस्थान कौन सा है? पहला राज्य। फिर अगला प्रश्न था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के द्वारा विशेष बाल पंचायत का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, उदयपुर, कोटा या जयपुर? तो जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में इसका आयोजन किया गया। अच्छा, एक चीज मैंने कल और पूछी थी, इंदिरा और इंदिरा में क्या अंतर है? ज्यादातर लोगों ने जो कमेंट्स में आंसर दिया वो सही है। इंदिरा यानी कि लक्ष्मी और इंदिरा यानी कि इंद्र की पत्नी, इंद्राणी भी जिसे कहते हैं। व्याकरण को लेके हमने 2 चीजें आज की क्लास में देखी। एक तो द्वारका शुद्ध कैसे लिखते हैं, और इंदिरा और इंदिरा में क्या अंतर है। ऐसी एक एक 2-2 चीजें जब भी मिलती जाती है मैं आपसे डिस्कस करता जाता हूं, ताकि एक एक चीज आपके दिमाग में याद होती जाए, बैठती जाए। अगला क्वेश्चन क्या था? हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी तथा राजस्थान में महिलाओं की पहली साहित्यिक संस्था संभावना द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखिका सम्मान का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या अजमेर? तो ये किया गया था कहाँ? जोधपुर में। कब? 3 और 4 दिसंबर को। वन विभाग द्वारा हाल ही में लूल करसर, साल्ट लेक एवं दियातरा तालाब को वेटलैंड के रूप में चिन्हित किया गया। यह किस जिले में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है बीकानेर में। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या था कल का? देश की सबसे बड़ी वाटर टनल निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है परवन बांध, जो परवन नदी पर है। कहाँ है ये? किन 2 जिलों के बीच में बनाई जा रही है सुरंग? तो इधर झालावाड़ है, झालावाड़ से शुरू होगी और कहाँ जाके ओपन होगी? तो 12 में। झालावाड़ का कौन सा गांव? अकावत कला गांव, झालावाड़। और जहाँ ये जाके खुलेगी, यानी कि इधर से शुरू होगी, ये बांध वाला सिरा है, और जहाँ खुलेगी वो गुंदलाई गांव, 12। सुरंग की लंबाई कितनी होगी? तो 8.708 किलोमीटर। सुरंग की चौड़ाई या इसका व्यास कितना होगा? तो 8 मीटर। ये वाला सिरा यानी कि झालावाड़ में जो अकावत कला वाला गांव है, ये सिरा बांध से टच होगा, यानी यहाँ से पानी लेके जाएगी और पानी कहाँ पहुंचाया जाएगा? इधर 12 में। लास्ट में ये वार्षिकांक के बारे में एक जानकारी आप में से बहुत लोग जो पूछ रहे हैं, तो ये ऑनलाइन भी अब मिलना शुरू हो चुका है। कल की क्लास में भी मैंने बताया था, कल तक शायद ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, अभी ऑनलाइन भी मिलना शुरू हो गया है। और अगर आप बुक स्टोर से लेना चाहें तो वहाँ से भी आपको मिलेगा। इसमें जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर शामिल किया गया है। इसके साथ ये निःशुल्क दी जाएगी जो परीक्षा विशेषांक बुकलेट। इसमें क्या क्या होगा? तो इस बुकलेट का सारांश होगा इसमें, जिसको हम एक मैराथन क्लास के रूप में पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो 1 लाइनर फॉर्मेट था वो इसमें दिया गया है। फिर विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो 2022 में बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड वाला, सेकंड ग्रेड वाला, या फिर प्रयोगशाला सहायक वाला, सीईटी वाला, और भी बहुत सारे जो एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और अभ्यास हेतु प्रश्न, ये कौन से क्वेश्चन है? ये वही क्वेश्चन है जो हम हमारी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो इनकी पीडीएफ भी डाली गई है टेलीग्राम पर, और यह क्वेश्चन के फॉर्मेट में इस बुकलेट में भी ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। तो अगर आप वार्षिक अंक लेते हैं तो इसके साथ ये निःशुल्क आपको उपलब्ध होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल की क्लास में कुछ लोगों ने कमेंट्स में कुछ डाउट्स पूछे हैं, तो मैं एक बार उनको देख लेता हूं किसके क्या क्या डाउट्स हैं और क्या उनके आंसर है। सबसे पहले तो आप लोगों ने यही कमेंट किया था कि इंदिरा और इंदिरा, इसको तो मैं बता ही चुका हूं, ज्यादातर लोगों ने बताया जो सही है। इंदिरा का मतलब क्या है और इंदिरा का मतलब क्या है? इंदिरा मतलब लक्ष्मी, अभी अभी बताया ही मैं, और इंदिरा मतलब इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया और एकदम सही जवाब है। फिर एक कमेंट है, इन्होंने पूछा है उत्सव नारनोलिया, इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 80 जो आप पूछना चाह रहे हैं, ये वो जो हमारी एमसीक्यू वाली बुकलेट थी, यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया इस वाली बुकलेट का ही ये क्वेश्चन नंबर 80 पूछना चाह रहे हैं।
शायद आप में से किसी ने पहले भी ये जो लाइव क्लास थी जिसमें हम टेस्ट सीरीज वाला जो पोर्शन था वो डिस्कस कर रहे थे, तब भी पूछा था क्वेश्चन नंबर 80। मैंने तब भी उनको बताया था कि इसका उत्तर होगा नियाम, लेकिन शायद या तो उन्होंने क्वेश्चन वापस नहीं देखा है, या एक बार मैं क्वेश्चन देख ही लेता हूँ आपके सामने ताकि ये बात क्लियर हो जाए, क्योंकि कई बार ये कमेंट आ चुका है क्वेश्चन नंबर 80। तो यही वाली बुकलेट जो मैं अभी आपको दिखाई रहा था वही मेरे पास है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे इंडियन स्मार्ट फोरम इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इंडियन स्मार्ट फोरम इनोवेशन अवार्ड 2022। इसमें ऑप्शंस थे आपके राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, यही नियाम है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। दूसरा है रामपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति हनुमानगढ़। तीसरा था सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर, और चौथा था केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो इसमें क्या डाउट है आपका? इसका उत्तर ए ही है, यानी कि नियाम ही इसका सही उत्तर है। और ये आपको जो अगर आपके पास ये है यानी कि वार्षिकांक है, या पहले भी जो इसके पार्ट्स मिले होंगे उसमें भी है, तो वार्षिकांक का आप अगर 133 पेज देखेंगे तो वहाँ ये जानकारी दी भी गई है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर को मिला इनोवेशन अवार्ड। डिटेल में ये चीज़ बताई भी गई है। अब इसमें आप कंफ्यूज क्यों हैं वो मुझे बताएं, या तो आपने कहीं कुछ और पढ़ा हो, आपके पास कोई दूसरा ऐसा सोर्स है जहां आपको पता है कि इसका उत्तर नियाम नहीं है बल्कि कुछ और है। मैंने आपका कमेंट पढ़ने के बाद इसकी वेबसाइट भी देखी थी नियाम की, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वही है, क्या लिखा हुआ है, विनर्स ऑफ ISGF इनोवेशन अवार्ड्स 2022, यानी कि हाँ ये इसकी वेबसाइट है, यानी कि इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम यानी कि ISGF, इसी की वेबसाइट है। आपकी जो वार्षिक अंक वाली बुकलेट है इसमें जी की जगह ये जे लिखा हुआ है, वो जे नहीं है, ISGF है। तो इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, इसके यहाँ विनर्स की लिस्ट दी गई है, विनर्स ऑफ ISGF इनोवेशन अवार्ड 2022। इसमें अगर आप 25 नंबर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ नियाम NIAM एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर CCS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि नियाम। इसको किस कैटेगरी में मिला? स्मार्ट इंक्यूबेटर ऑफ द ईयर एग्री बिजनेस, इसमें इसको गोल्ड अवार्ड मिला। तो आपके जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें क्या ऐसा डाउट है? बाकी की जो 3 ऑप्शन है उनमें से उनको कोई अवार्ड मिला ही नहीं है। हाँ ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन में ये चीज और डाली जा सकती थी कि इस कैटेगरी में यानी कि स्मार्ट इंक्यूबेटर ऑफ द ईयर का गोल्ड अवार्ड किसको मिला। अगर ऐसा और लिखा होता तो क्वेश्चन और ज्यादा स्पष्ट हो जाता, लेकिन अगर उतना भी जितना लिखा हुआ है तब भी बाकी के जो सारे ऑप्शन है वो कहीं भी इससे ऐसा नहीं है कि कोई डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं। तो सीधा सिंपल आंसर है नियाम ही इसका उत्तर है। मुझे पता नहीं बहुत सारे लोगों ने या तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा, या फिर एक ही व्यक्ति ने बहुत सारी बार पूछा है, तो घूम घूम के मेरे पास कई बार आया है क्वेश्चन नंबर 80। तो ये क्वेश्चन नंबर 80 का फाइनल सॉल्यूशन है। अगर फिर भी आपका डाउट है तो आप मुझे बताएं डाउट का कारण क्या है, क्या आपने कहीं कुछ और पढ़ा है, या आपको लगता है उन चारों में से कोई और आंसर होना चाहिए, वो मुझे वापस कमेंट में जरूर बताएं। वापस आते हैं तो 2 अभी तक डाउट क्लियर हुए। पहला तो ये इंदिरा और इंद्राणी वाला। फिर दिव्या चौधरी इन्होंने पूछा है कि जो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने हैं क्या ये 16वें उपराष्ट्रपति हैं या 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ये वाली बात भी मैं जो हमारी क्लास थी कौन सी अभी टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन वाली, उसमें भी बता चुका हूं। और जब हमने जगदीप धनखड़ जी के बारे में पढ़ा था उपराष्ट्रपति बनाए गए, तब राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में भी मैं बता चुका हूं। क्या है इसका उत्तर? ये है 16वें उपराष्ट्रपति, 16वें उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति बनने वाले 14वें व्यक्ति, बस यही आपके कंफ्यूजन का कारण है। उपराष्ट्रपति ये 16वें हैं और उपराष्ट्रपति बनने वाले 14वें व्यक्ति हैं। अब आप पूछोगे कि ये फिर क्या चक्कर है, बता देता हूं ये भी क्या चक्कर है। जैसे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, देश आजाद हुआ, उपराष्ट्रपति बने, एक हम राउंड फिगर मान लेते हैं
मान लेते हैं कि 1950 में पहले उपराष्ट्रपति बनाए गए, एक बार मान लेते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ एग्जैक्ट में, तो 50 से 55 पहले उपराष्ट्रपति, 55 से 60 दूसरे, 60 से 65 तीसरे, 65 से फिर 70 चौथे। तो क्रम तो इनका ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यूअस। ये तो पद पर डिपेंड करता है। ये पहले उपराष्ट्रपति, भले ही एक ही व्यक्ति लगातार 4 बार रहा हो, लेकिन उनको कहा जाएगा पहला उपराष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति और चौथा उपराष्ट्रपति। जैसे ही कार्यकाल चेंज होगा, हो सकता है वही व्यक्ति वापस बना दिए जाए, लेकिन वो माने जाएंगे दूसरे उपराष्ट्रपति, फिर माने जाएंगे तीसरे उपराष्ट्रपति। लेकिन जब स्पेसिफाई कर दिया जाए उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तब ये जो जहां कॉमन हो गए, अगर एक ही व्यक्ति 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं तब उनको एक ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है। तब कहा जाएगा, उस हिसाब से अगर काउंट करें तो उपराष्ट्रपति बनने वाले जगदीप धनखड़ 14वें व्यक्ति हैं, जबकि 16वें उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि वो क्रम सीधा सीधा ऐसे ही काउंट किया जाएगा, हर 5 साल बाद अगला उपराष्ट्रपति माना जाएगा, चाहे वही व्यक्ति दोबारा चुन के आ जाए तब भी। अगर मान लो अब ये 16वें उपराष्ट्रपति, हो सकता है अगली बार भी इनको ही बना दिया जाए, तब इनको कहा जाएगा 17वें उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने वाले 14वें व्यक्ति ही रहेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति की संख्या हो जाएगी 17 और बनने वाले व्यक्ति तब ये 14 ही रहेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं, कौन कौन? एक तो जो सबसे पहले बने उपराष्ट्रपति, कौन थे सबसे पहले? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे इनसे पहले जो रहे, कौन? इनसे पहले या हामिद अंसारी। जगदीप धनखड़ से पहले या शायद इनसे एक कार्यकाल पहले रहे हामिद अंसारी, कांग्रेस के टाइम में रहे थे ये। तो ये 2 कार्यकाल रहे, और सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी 2 कार्यकाल नहीं, इनसे पहले नहीं, इनसे पहले तो कौन थे? वेंकैया नायडू थे। किनसे पहले? जगदीप धनखड़ से पहले वेंकैया नायडू थे, उनसे पहले थे जो हामिद अंसारी, ये 2 कार्यकाल तक रहे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भी 2 कार्यकाल तक रहे। तो इनके 2 कार्यकाल रहे, लेकिन व्यक्ति तो एक ही गिने जाएंगे। इस वजह से ये 2 का अंतर यहाँ इसलिए आया, क्योंकि 1 2 3 4 राष्ट्रपति पद तो 4 बार हो गया, लेकिन व्यक्ति 2 ही काउंट हुए, तो इसलिए 2 का अंतर इसलिए आया है। तो जो जगदीप धनखड़ है 16वें उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने वाले 14वें व्यक्ति हैं। एक नेक्स्ट कमेंट क्या है, ये गौरी जैन ने पूछा है कि साक्षी कुमारी का संबंध कुश्ती से है या कबड्डी से है? मैंने कुश्ती पढ़ा है। आपने दरअसल साक्षी कुमारी नहीं, आपको ध्यान आया है साक्षी मलिक। जो साक्षी मलिक हैं वो कुश्ती की ही खिलाड़ी हैं, रियो ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। यहाँ जो इस क्वेश्चन में बात हो रही थी कि राजस्थान पुलिस की तरफ से किसने अर्जुन अवार्ड जीता, जिसमें ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी कुमारी। तो ओम प्रकाश मिठारवाल शूटिंग और साक्षी कुमारी का संबंध किससे था? उनका संबंध था कबड्डी से। कबड्डी इसका सही है। आपको जो कंफ्यूजन हुआ है वो साक्षी मलिक की वजह से हुआ है। क्लियर? तो कल की क्लास के जो डाउट्स थे वो यहाँ समाप्त हुए, और इसी के साथ ही दिसंबर 2022 वाली भी जितने भी करंट अफेयर्स के अपने पास जो कंटेंट था वो भी आज की क्लास के साथ समाप्त हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या है? अगला टास्क है हमारे पास, जिसमें हम सारी फ्लैगशिप योजनाएं और जन कल्याणकारी जो राजस्थान सरकार की योजना है उनको एक साथ कोशिश करेंगे एक वीडियो में लाने की। लेकिन अगर लगा कि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फ्लैगशिप योजनाएं एक साथ ले लेंगे, फिर उसके बाद जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं बची उनको दूसरे वीडियो में रख लेंगे। तो अभी सुजस वाली क्लास तो कंटिन्यू चलती रहेगी। अब 2-3 दिन बाद, यानी कि जब जैसे ही वो कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा फ्लैगशिप योजना वाला, उसके साथ फिर मिलते हैं आपसे। तब तक आप इसको देखते रहें, रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।